Assalamu alaikum students. My name is Nimra Firdaus, and first of all I would like to introduce myself to you people. I am Masters in Political Science, and other than that I have completed my MPhil in English Language and Literature. I am also a qualifier of CSS 2021, and my expertise lies in the subject of English, philosophy and political science. So आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ बेसिकली द इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी. एज यू नो दैट दिस कोर्स इज़ ऑफ फिलोसफी, जो कि आप लोगों को CSS के हर सब्जेक्ट में भी हेल्प कर सकता है एज अ रेफरेंस. एंड इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी जो है ये आपको बताएगा कि फ़िलोसफी एज अ सब्जेक्ट आपके लिए कितना स्कोरिंग हो सकता है और आपको इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के या ऑप्ट करने के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं. सो प्लीज़ इस स्लाइड को, इस कोर्स को पूरा गो थ्रू कीजिएगा. देन यू विल गेट टू नो कि फ़िलोसफी जो है वो अल्टीमेटली आप लोगों को कितने मार्क्स दिलवा सकता है. यकीन करें कि मेरे अपने 74 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, और मैंने जस्ट इसको CSS के टाइम पे रीड किया था. एंड लगने में, दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे फ़िलोसफी जो है ये बहुत मुश्किल है या इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं. बट बिलीव मी कि इसके कॉन्सेप्ट अगर हम लोग इसको डीपली गो थ्रू करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि ये इजी ही नहीं बल्कि आप लोगों के लिए एज अ रेफरेंस बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी कितना यूज़फुल हो सकता है. ठीक हो गया. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी. फ़िलोसफी बेसिकली है क्या? फ़िलोसफी ग्रीक 2 वर्ड्स का मिक्सचर है जिसमें हमारे पास पहला वर्ड है फिला, जिसका मीनिंग है लव, और सोफिया जिसका मीनिंग है विजडम. इन दो वर्ड्स को मिला के, ग्रीक 2 वर्ड्स को मिला के हमारे पास फिलोसफी वर्ड जो है वो इस्टेब्लिश होता है. अब फिलोसफी का मतलब क्या है? जैसा कि ये ग्रीक 2 वर्ड्स के मीनिंग है, फिला का मतलब है लव, सोफिया का मतलब है विजडम. इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास आ जाता है लव फॉर विजडम. एक इंसान का लव, एक इंसान की मोहब्बत विजडम के लिए, इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के लिए, या फिर वो कितना ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहता है, ये सब कुछ मिलके बनाता है फिलॉसफी. जी फिलॉसफी के बारे में अगर हम आगे चलते हुए बताएं तो ये एक इंसान की, एक मैन की टेंडेंसी होती है कि वो अपना इंटेलेक्ट जो है उसको जाहिर करे और अपने लिए आइडियाज़ को जो है वो गेन करे, अपने ब्रेन को फंक्शनल करते हुए. अपने इर्द गिर्द यानी कि अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जो नॉलेज ह्यूमन बींग्स गेन करते हैं, दैट इज़ थ्रू फिलोसफी. दैट इज़ व्हाट फिलोसफी इज़ एक्चुअली. टू गेन द नॉलेज, टू गेन द आइडियाज़ अबाउट योर सराउंडिंग्स इज़ बेसिकली फिलोसफी. ये क्या है, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चन फॉल करते हैं इन द अम्ब्रेला ऑफ फिलोसफी. जी फिलोसफी एक ऐसा वे है, एक ऐसा बिहेवियर है जो कि इंसान को रैशनली थिंक करने पे मजबूर करता है और उसे बताता है कि उसके इर्द गिर्द वाली चीज़ें, उसकी सराउंडिंग की चीज़ें जो हैं वो ऐसी क्यों हैं, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो सकता है, या ऐसा क्यों हुआ था. अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़िलोसफी या कोई भी सब्जेक्ट जो है, जब उसके हम बैकग्राउंड की बात करें तो वो ग्रीक्स एंड रोमन में बेसिकली फॉल करता है या ग्रीक्स एंड रोमन में लाई करता है. फ़िलोसफी भी हमारे पास, अगर हम ग्रीक्स या रोमन की बात करें तो वो 2 से 3 कैटेगरीज में फॉल करती है. सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एंशिएंट फ़िलोसफी, जिसके अंदर हमारे ग्रीक फ़िलोसफर्स यानी कि एरिस्टोटल, प्लेटो, ये सारे जो हैं ये इसके अंदर आ जाते हैं, सोक्रेटिस वगैरह भी. तो ये टर्म जो थी बेसिकली फ़िलोसफी, ये ग्रीक फ़िलोसफर पैथागोरस ने ही इसको कॉइन किया था. अब मूव ऑन करते हुए हम ये बताना चाहेंगे कि फ़िलोसफी जो है ये एस्टेब्लिश क्यों हुई, एज अ सब्जेक्ट फ़िलोसफी जो है वो क्यों बनाया गया. फ़िलोसफी के ज़ाहिर होने की या फ़िलोसफी के आने की वजह ये थी कि ग्रीक्स एंड रोमन्स में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो गई थी. वो सोसाइटी क्योस और एनार्की का उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो राइज होना स्टार्ट हो गया था. इसलिए फ़िलोसफी जो है वो उजागर हुई. क्यों हुई? क्योंकि ग्रीक्स एंड रोमन्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, उनको रिसोर्सेज के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कर पा रहे थे. तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि हमारे इर्द गिर्द की जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्यों हैं और हमें इन पे क्या अमल या इनके लिए हमें क्या एक्शंस लेने चाहिए टू इरेडिकेट दीज प्रॉब्लम्स. फिलोसफी बेसिकली ये बात बताता है कि ह्यूमन माइंड जो है दैट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट. ये एज एन इंस्ट्रूमेंट जो है वो फंक्शन करता है टू गेट द नॉलेज अबाउट योर सराउंडिंग्स. सो बेसिकली फ़िलोसफी की अगर हम बात करें ओवरऑल, इस डिस्कशन से हमें पता लगता है कि फ़िलोसफी हमें अपने सराउंडिंग के में जो होने वाली चीज़ें हैं, जो एक्शंस हैं, उनके ऊपर तबसरा करने के लिए, क्रिटिसाइज़ करने के लिए और उनके बारे में नॉलेज गेन करने के लिए हमें एज अ सब्जेक्ट जो है फ़िलोसफी को पढ़ना पड़ता है.
और फिलोसफी से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर, व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर, ठीक है, व्हाई दिस थिंग हैपन, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हमें फिलोसफी से पता लगती है। अब ये सिर्फ हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स की नहीं, इसके अलावा भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमें इसके बाद ये पता करना है कि फ़िलासफ़ी के बारे में डिफरेंट फ़िलासफ़र्स ने क्या कहा है, मतलब फ़िलासफ़ी की जो डेफिनेशन है इन द वर्ड्स ऑफ डिफरेंट फ़िलासफ़र्स वो क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक जनरल ओवरऑल डेफिनेशन आ जाती है फ़िलासफ़ी की, दैट इज़ फ़िलासफ़ी इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड मीनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ। यूनिवर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो थ्रू फ़िलासफ़ी मिलती है। हमारी कॉस्मिक में, हमारी यूनिवर्स में क्या हो रहा है, हमारी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, या यहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट क्यों है, ऐसा क्यों है, दुनिया क्यों बनी, लाइफ क्यों एग्जिस्ट की, ऑल दीज क्वेश्चंस फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ फिलोसफी। ना सिर्फ यूनिवर्स बल्कि ह्यूमन लाइफ के बारे में भी फिलोसफी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। हम ह्यूमन बींग्स क्यों पैदा हुए, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, हाउ आर वी सपोज टू लिव, वट आर द एथिक्स टू लिव इन दिस लाइफ। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये भी फिलोसफी के अंडर ही आते हैं। तो फिलोसफी इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, तीन चीज़ें हो गई इसमें, नेचर, मीनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ, ये तीन चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। फिर से हम काउंट कर लेते हैं, नेचर, मीनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ, ये तीन चीज़ें हैं जिनको आप लोग एक लिटरल डेफिनेशन या जनरल डेफिनेशन में इंक्लूड करोगे। और ये आप लोगों के हर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगोगे ये डेफिनेशन वहाँ पे कंपलसरी आएगी। ये आप लोगों की एक अपनी जेनेरिक डेफिनेशन होगी। फर्दर आप लोगों को अपने क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए वहाँ पे फिलोसोफर्स की जो डेफिनेशंस है वो भी इनकॉर्पोरेट करनी है, क्योंकि उससे जो है वो मार्क्स पे ज़्यादा गेन होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑगस्टे कॉम्टे की डेफिनेशन आ जाती है, फिलोसफी इज़ द साइंस ऑफ साइंसेस। जितनी ओवरऑल भी हमारे पास साइंसेस हैं उन सब की भी साइंस है, यानी कि उन सब का भी हेड जो है ना दैट इज फिलोसफी। फिलोसफी इज द हेड ऑफ ऑल द अदर एग्जिस्टिंग साइंसेस। फिलोसफी इज बेसिकली द हेड ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग साइंसेस, इज द साइंस ऑफ साइंसेस, साइंसेस का भी साइंस है ये, अकॉर्डिंग टू कॉम्टे, ऑगस्टे कॉम्टे की ये, अगर पूरा आप लोग नेम जानना चाहें, ऑगस्टे कॉम्टे ये एक फिलोसोफर था, उसके अकॉर्डिंग फिलोसफी इज़ द साइंस ऑफ साइंसेस। ये मैंने आप लोगों के लिए स्क्वीज करके शॉर्ट करके ये लिखी हुई है ताकि ये वर्ड टू वर्ड्स आप लोगों को याद रहे और आप लोग इसे अपने क्वेश्चन में, अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सको। नेक्स्ट इज, इट इज़ द, अकॉर्डिंग टू फिश्चे, इट इज़ द साइंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज गेन करने की जो साइंस है उसको फिलोसफी कहते हैं। हाउ टू गेन नॉलेज, what type of knowledge is to be gained, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो अकॉर्डिंग टू फिश्चे कम इनटू द कैटेगरी ऑफ फिलोसफी। नेक्स्ट हमारे पास जी इमैनुअल कांट की डेफिनेशन आ जाती है। अकॉर्डिंग टू कांट, इट इज़ द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन कहते हैं जी प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि हम लोग जो लर्न कर रहे हैं इस प्रोसेस को क्रिटिसाइज करने का जो नॉलेज है, जो आइडिया है, दैट अकॉर्डिंग टू कांट इज फिलोसफी। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे भी आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी, वो अब हम उन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो की डेफिनेशन अगर आप इंक्लूड करते हैं और अगर आप लोग चाहें तो इसके साथ किसी बुक का भी नाम इसकी का मेंशन कर दें, बिकॉज उसने अपनी जितनी भी बुक्स हैं उसके अंदर फिलोसफी की डेफिनेशन लाजमी इनकॉर्पोरेट की हुई है। प्लेटो के अकॉर्डिंग फिलोसफी एम्स एट द नॉलेज ऑफ इटर्नल, इटर्नल मीन्स फॉर एवर, हमेशा रहने वाला, ऑफ द एसेंशियल नेचर ऑफ थिंग्स। फिलॉसफी ऐसा नॉलेज है जो कि हमेशा रहने वाली चीज़ों के बारे में, एटर्निटी के बारे में है, फॉर एवर लिविंग बींग्स के बारे में है, और जो एक नेचर है उसकी जो एसेंशियल थिंग्स हैं, ज़रूरी थिंग्स हैं, उनके बारे में। ये प्लेटो की डेफिनेशन है जी। अकॉर्डिंग टू प्लेटो दिस इज़ व्हाट फिलॉसफी इज़, फिलॉसफी इसको कहते हैं। उसके बाद एरिस्टोटल की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मतलब अगर आप लोग कॉम्टे, कांट, फिश्चे को नहीं भी कोट करते, लेकिन इन दोनों को करेंगे ना तो आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा आएंगे, बिकॉज ये जो हैं आप लोगों को पता है कि ऑथेंटिक जिन्हें हम कहते हैं ऑथर्स या ऑथेंटिक फिलोसोफर्स जो हैं वो यही दोनों हैं। अब इन सबकी डेफिनेशन से अगर हम एरिस्टोटल की डेफिनेशन भी देख लें, इट इज़ द साइंस विच इन्वेस्टिगेट्स द नेचर ऑफ बीइंग। नेचर ऑफ बीइंग मतलब कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे पैदा हुए और हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में, दैट इज़ द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज़ इन वर्चू ऑफ इट्स ऑन नेचर।
ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिलॉसफी जो है ये इन्वेस्टिगेट करती है इस आइडिया को कि हम इस दुनिया में क्यों आए, हमारा यहाँ पे आने का पर्पस क्या है, एंड हम लोग जो एक्शन करेंगे उसके रिपरकशंस क्या होंगे, ये सब फॉल करते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इनटू द डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी। ये सारे फिलॉसफी के अंडर आते हैं। इन सब की बातों से हमें ये पता लगता है अल्टीमेटली दैट फिलॉसफी इज द लव ऑफ विजडम। ये सारी बातों से, क्योंकि सब में नॉलेज की इनकॉर्पोरेशन ज़रूर है, सो इट इज़ कंपल्सरी फॉर अस कि हम लोग विजडम जो है उससे मोहब्बत करें, क्योंकि फिलॉसफी इज बेसिकली द लव फॉर विजडम। जी नेक्स्ट मूव करते हुए, अब इंट्रोडक्टरी जो आप पैराग्राफ लिख रहे होंगे उसके अंदर आप लोग जब ये सारी बातें इनकॉर्पोरेट करेंगे तो एग्जामिनर को भी पता लग जाएगा कि बच्चे ने रीडिंग जो है वो काफ़ी की हुई है, इसकी एम्पल रीडिंग है, एम्पल नॉलेज है इसके पास। सबसे पहले अगर हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव की या फिलॉसफी की नेचर की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाता है कि जी फिलॉसफी फोकस करती है क्रिटिकली हेल्ड एटीट्यूड्स पे। अब ये क्या चीज़ है? फिलॉसफी जो है, अब आपका एटीट्यूड टूवर्ड सर्टेन थिंग्स क्या है, आप कितने क्रिटिकल हो, ये सबसे पहला एटीट्यूड है। ये है फिलॉसफी की नेचर, ये क्रिटिसाइज करती है, ठीक है, ये चीज़ों को क्रिटिसाइज करती है, क्वेश्चन करती है। तो ये जो आप लोगों के ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग नोशंस होते हैं उनको क्रिटिसाइज करती है, उनको क्वेश्चन करती है, ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों हुआ। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो कि एक बच्चा है जो कि कन्वर्ट हुआ है फ्रॉम क्रिश्चियनिटी टू इस्लाम, तो उसने अपने प्री एग्जिस्टिंग नोशंस को क्वेश्चन किया है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फिलॉसफी। उसने अपने माइंड को वर्किंग प्रोसेस में लेके आया है, उसको नॉलेज मिला है इस चीज़ का कि व्हाट एक्चुअली इस्लाम इज। उसने इस्लाम पे इन्वेस्टिगेशन की है, रिसर्च की है, दैट इज़ वाई ही कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। उसने अपना मजहब छोड़ के दूसरे मजहब में वो इसलिए कन्वर्ट हुआ है क्योंकि उसने इन्वेस्टिगेशन की है, और वाइस वर्सा। यू कैन गो राइट इट इन बोथ फेज। तो जो क्रिटिकली हेल्ड हमारे एटीट्यूड्स जो होते हैं उनको क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी रिफ्लेक्शंस ऑफ बिलीफ्स। बिलीफ्स अगेन हमारे रिलीजन पे, हमारे रिलीजियस माइंडसेट पे ये क्वेश्चन करता है कि जी ये जो बिलीफ है, फॉर इंस्टेंस इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम में ये चीज़ ऐसी क्यों है, रिफ्लेक्ट करता है, उसके बारे में बताता है हमें, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक जनरल ओवरव्यू देता है कि व्हाट एक्चुअली बिलीव्स आर, एंड बिलीव्स रिगार्डिंग एनीथिंग, नॉट ओनली इन द केस ऑफ रिलीजन, बिलीव्स रिगार्डिंग एनीथिंग। आपका सुपरस्टिशंस के रिलेटेड आपका क्या बिलीफ है, आप क्या उसके ऊपर जो है वो बात करते हो। तो ये सारी बातें भी हमारे फिलॉसफी के अंडर आ जाती हैं। इसके आगे अगर आप लोग लिख लें सुपरस्टिशंस, ठीक है, और रिलीजन, एनीथिंग लाइक दैट, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, जिसे आप स्क्वीज करके लिख सकते हो, दैट इज कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड एज अ होल। दुनिया को के ऊपर पूरी तरह रिफ्लेक्ट करने का मतलब है फिलॉसफी। मीन्स कि आप लोगों ने वर्ल्ड को, दुनिया को एज अ होल कंसिडर करना है। यू आर अ पार्ट ऑफ दैट होल यूनिवर्स, दैट होल वर्ल्ड। आप उस वर्ल्ड का पार्ट हो, आप वहाँ क्या करने आए हो, इस दुनिया के बनने का मकसद क्या है, ये सारा कुछ हमें दुनिया को एज अ होल लेके जब हम चलते हैं फिलॉसफी में तो पता लगता है। सो फिलॉसफी जो है इट टेक्स द वर्ल्ड एज अ होल, ये दुनिया को एज अ होल कंसिडर करती है। ये किसी को भी ये नहीं कि ये चीज़ सेपरेट है, ये चीज़ सेपरेट, नो, we all are existing in this world and we all are a part of this world, not something separate from it. हम इस वर्ल्ड का पार्ट हैं। ये सारा कुछ हमें फिलॉसफी के इन प्रोस्पेक्टिव में या फिलॉसफी की नेचर में पता लगता है। अब फिलॉसफी का जो एक एटीट्यूड है, इसका जो एक नेचर है, दैट इज कि ये एनालाइज करता है लॉजिक को और ये क्लैरिफाई करता है मीनिंग्स को। मतलब किसी चीज़ का कोई मतलब है, आपको उसकी डेप्थ में जाना है। इसके आगे लिख लें डेप्थ। किसी बात की डेप्थ में अगर आप लोगों को जाना है तो वो भी आप लोग थ्रू फिलॉसफी जा सकते हैं। मतलब कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी चीज़ का मतलब है, आप उस पर रिसर्च करो। रिसर्च करने के बाद आप अपने जो है आइडियाज़ उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करो, अपने ब्रेन को फंक्शनल करते हुए सोचो उसके बारे में, क्रिटिकली थिंक करो एंड देन इनकॉर्पोरेट दी आइडियाज़ इनटू दैट मीनिंग। और फिर उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट निकल सकता है। अब आप देखें कि एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। आप में से काफ़ी स्टूडेंट जो होंगे उन्होंने एरिस्टोटल और प्लेटो को तो पढ़ा ही होगा। अब दोनों के आइडियाज़ ऑफ स्टेट, ठीक है, आइडियल ऑफ स्टेट में डिफरेंस था, ठीक है। तो उसने
कुछ और तरह, प्लेटो ने कुछ और तरह एनालाइज किया था स्टेट को, एरिस्टोटल ने कुछ और तरह किया था। तो दोनों का नज़रिया जो था, आइडियोलॉजी जो थी वो डिफरेंट थी, और दोनों ने डेप्थ में जाके एक बात के, एक स्टेट के मीनिंग को चेंज कर दिया। उसने अपने अकॉर्डिंग कर दिया, इसने अपने अकॉर्डिंग कर दिया। सो दिस इज व्हाट फिलोसफी इज। फिलोसफी की ऐसी नेचर है कि थ्रू फिलोसफी आप लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ों को क्वेश्चन कर सकते हो, प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को, एटीट्यूड्स को। उसके बाद आप कोई ये जो होते हैं रिलीजन वगैरह या सुपरस्टिशन, उनके ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि उनका बेसिकली आइडिया क्या है, वाई दे आर हेयर, उनका काम क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद वो वर्ल्ड को एज अ होल लेकर चलता है, एंड देन वो मीनिंग्स को क्लैरिफाई करता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं फिलोसफी की नेचर में। मूविंग ऑन, हमारे पास आ जाती हैं ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोगों के लिए सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको आप लोग स्टार कर लें। स्टार करने के बाद यहाँ पे लिख लें इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता होता है। क्वेश्चन नहीं आएगा तो एटलीस्ट एक छोटा नोट, शॉर्ट नोट जरूर आएगा, राइट अ नोट ऑन द ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। और वैसे भी आप लोगों को ब्रांचेस का जब आइडिया होगा तो आप लोगों को फिलोसफी का ओवरऑल भी आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस ब्रांच में ये था, या इस सब कैटेगरी में, इस सब हेडिंग में ये बात थी। उसके अकॉर्डिंग आप लोग रेफरेंसेस बहुत ऐड कर सकोगे। अच्छा, सबसे पहली जो ब्रांच है फिलोसफी की, दैट इज मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स ये हमें बताती है कि हमारी जो फिजिकल वर्ल्ड है इसके बियॉन्ड क्या चीज़ें हैं। मतलब हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप लोग वहाँ बैठे हो, तो ये जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं, इससे बाहर अगर हम सोच के देखें या इससे बाहर निकल के देखें तो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ये सारी आती है मेटाफिजिक्स के अंदर, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग है, जिस वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे हैं, इसके बियॉन्ड क्या है, इसके बाहर निकल के देखें तो क्या कुछ है, वो फिलोसफी के अंदर आ जाता है, वो सॉरी मेटाफिजिक्स के अंदर आ जाता है। मेटा मीन्स हम लोग वर्ल्ड से बाहर निकल के सोचें, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उससे बाहर निकल के सोचें, बियॉन्ड दैट वर्ल्ड, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी ऑन्टोलॉजी, स्टडी ऑफ बीइंग। बीइंग मीन्स वी आर अ ह्यूमन बीइंग, इसके आगे लिख लें, बीइंग मीन्स ह्यूमन बीइंग, कि हम पैदा हुए हैं तो क्यों हुए हैं। इट क्वेश्चंस व्हाई वी आर हियर, हाउ एंड व्हाट इज आवर पर्पस। ये सारे जो हैं क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। Why we are in this world, how we came into this world, and what is the purpose of our being in this world. So it is the study of being. हमारा as a human being भी, हमारा conduct भी इसमें आ जाएगा, हमारा इसमें purpose भी आ जाएगा, हम कैसे आए वो भी आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ये आती हैं ontology के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच है जी हमारे पास एपिस्टेमोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज, मतलब स्टडी ऑफ गेनिंग नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग नॉलेज, all comes into the category of epistemology. अब epistemology में था कि आप लोग knowledge, how we can gain it, how to gain knowledge, how to gain knowledge, knowledge gain करने के बाद हमें क्या मिलता है, ठीक है, knowledge gain करने के बाद हम लोग उसको execute कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें knowledge के बारे में बेसिकली जो स्टडी होती है that is epistemology। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एथिक्स। एथिक्स मीन हमारा कंडक्ट, हमारा बिहेवियर, ठीक है, कंडक्ट या बिहेवियर, ठीक है। ये सारे मॉरल फिलोसफी के आते हैं, मतलब हम लोग इस दुनिया में हैं तो हम लोगों ने अपना बिहेवियर किस तरह का रखना है, हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए विद अदर ह्यूमन बींग्स, और हमारे अपने साथ भी, हमारे अपने बारे में अगर हम सोचते हैं तो कैसा सोचना चाहिए। ये सारे आ जाते हैं हमारे एथिक्स के अंदर। एथिक्स का वैसे भी आप लोगों को लिटरल मीनिंग भी पता ही है, मोरालिटी, कंडक्ट, बिहेवियर, ये सारे जो है ना अच्छा बिहेवियर, गुड बिहेवियर, दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ एथिक्स। देन वी हैव लॉजिक, यूज ऑफ रीजन, माइंड का यूजेज जो है ना, रीजन, दिमाग को चलाना, दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ लॉजिक। हर चीज़ को लॉजिकली देखना। कुछ होते हैं ना लोग के मजाक में ले गए बात को, ये वो नहीं, आप फैक्चुअल बात करो, लॉजिक के बेस पे बात करो, दैट इज यूज ऑफ रीजन। अब ऐसा होता है घर में बहन भाइयों की लड़ाई हो रही है आपस में, अब मदर जो है वो अननेसेसरीली किसी एक बच्चे को सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि उन्हें उससे प्यार ज़्यादा है, तो आप लॉजिक की बेस पे बात करोगे कि नहीं, यू हैव टू बी इक्वल बिटवीन बोथ ऑफ देम, यू हैव टू बी बिहेविंग विद इक्वलिटी, आपको इक्वलिटी के साथ बिहेव करना चाहिए। लेकिन अगर रीज़न को या लॉजिक को यूज़ करते हुए आप उन्हें ये बात कहोगे, दैट इज़ लॉजिक, ठीक है, आप रीज़न को यूज़ कर रहे हो। और अगर वो अपने इमोशंस को
यूटिलाइज करें, अगर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए तो वो इसके ऑपोजिट हो जाता है। अब लॉजिक के आगे आप लोग लिख सकते हैं इट इज़ ऑपोजिट ऑफ इमोशन। फॉर इंस्टेंस, मैं जॉब कर रही हूँ, मुझसे अपने जॉब प्लेस पे कोई गलती हो जाती है, तो मैं बजाय इसके कि मैं उस चीज़ पे रोना शुरू कर दूँ कि मुझसे गलती हुई है, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि यार मुझसे कहाँ मिस्टेक हुई है जिसको मैंने फ्यूचर में उस मिस्टेक को ख़त्म करके अपनी जो है गलती को सुधार के मैंने अच्छा काम करना है, मैंने नेक्स्ट टाइम गुड परफॉर्मेंस देनी है। तो ये आ जाता है हमारे लॉजिक में। क्या लॉजिकली बात करें, हमें क्या ज़रूरत है इमोशनली इस चीज़ पर रोने की? ठीक है, कभी कोई बच्चा फेल हो गया, वो रोना शुरू करते मैं तो फेल हो गया, नो, उसको ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए लॉजिक के बेस पे कि नहीं, आई हैव टू वर्क हार्ड, मैं इस एरिया में अगर वीक हूँ, आई विल बी डूइंग हार्ड वर्क और मैं इस सब्जेक्ट में नेक्स्ट टाइम अच्छे मार्क्स दूंगा। दैट इज़ लॉजिक। लॉजिक में हम रीज़न को यूज़ करते हैं, लॉजिक में हम रीज़न को यूज़ करते हैं। सो दीज आर दी ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी। मूविंग ऑन, हमारे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इंट्रोडक्टरी टॉपिक ही, दैट इज़ द स्कोप और इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी क्यों ज़रूरी है? जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इट गिव्स यू द आंसर ऑफ एवरी काइंड ऑफ वाई एम आई स्टैंडिंग हेयर, वाई आर यू वॉचिंग दिस कोर्स, वाई आर दिस पॉइंट्स ओवर हेयर, वाई दिस स्लाइड इज बीइंग शोन टू यू। और ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। इनके अलावा अगर आप कॉस्मिक की या फिर अपने कॉस्मोस या फिर अपने यूनिवर्स की बात करते हैं तो उसमें भी आप लोग डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। यूनिवर्स क्यों बनी, वाई द गॉड इज हेयर, वाई द गॉड इज डूइंग ऑल दीज एक्ट्स, क्या पर्पज़ है इन सब एक्ट्स का। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स क्यों आए, वाई वी आर हेयर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये इन सब को आंसर करता है फिलॉसफी, क्योंकि हम इसमें अपने ब्रेन को फंक्शनल करते हैं, माइंड को चलाते हैं। हमारा माइंड चलता है, वो हमें बताता है अच्छा ये है, तो रीज़न की बेस पे, अपने नॉलेज की बेस पे हम हर तरह के वाई का जो है वो आंसर कर सकते हैं। अच्छा, अब साइंस और फिलॉसफी में ये हम आगे चल के भी जब रिलेशनशिप पढ़ेंगे बिटवीन अदर साइंसेज एंड फिलॉसफी तो हमें पता लगेगा। ओवरऑल भी साइंस को ये हेल्प करता है उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करने में। फॉर इंस्टेंस साइंस जो है वो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें पता लग जाता है कि हमारी एटमॉस्फेयर यानी कि हमारी गैलेक्सी जो है यहाँ तक ही है, इससे बाहर हम निकलेंगे तो हमारी यूनिवर्स आ जाएगी। फिर ये साइंस को क्लैरिफाई करता है कि ये यूनिवर्स क्यों बनी, ठीक है, ये कितनी है, इससे बाहर भी चीज़ें हैं। तो फिलॉसफी और साइंस के बीच में बहुत डीप रिलेशनशिप है। ये साइंस को भी हेल्प करता है टू क्लैरिफाई वाई। साइंस में जितने भी वाई के क्वेश्चंस हैं उनको भी क्लैरिफाई करने में फिलॉसफी हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज जी हमारे पास आ जाता है, इट इंक्रीजेज द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। हमारी जो सोचने की सलाहियत है वो भी इंक्रीज होती है थ्रू फिलॉसफी। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी मतलब सोच, हमारी सोचने की जो सलाहियत है वो भी बढ़ती है थ्रू फिलॉसफी। फिलॉसफी को अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे हम लोग अपने ब्रेन को फंक्शनल करेंगे, हमारा माइंड चलेगा एंड अल्टीमेटली हमारा जो सोचने की सलाहियत है वो बढ़ती चली जाएगी। एक डल माइंड बच्चा जो जिसने कभी सोचा ही नहीं कि मैंने पढ़ना है, मैंने कुछ बनना है, वो कभी फंक्शनल हो सकेगा उसका ब्रेन, उसका माइंड कभी चलेगा नहीं चलेगा। ऑन दी अदर हैंड एक बच्चा है जो कि थिंक करता है, जो सोचता रहता है कि नहीं यार आई हैव टू बी अ गुड मैन और मुझे फ्यूचर में ये जॉब करनी है, आई वॉन्ट टू बी अ CSP ऑफिसर एज यू ऑल वॉन्ट टू बी अ CSP ऑफिसर। तो इन सबको जो है जब वो सोच रहे होते हैं तो उनकी कैपेसिटी बढ़ती है। अब वो कैपेसिटी बढ़ने से उनकी स्पेस भी ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के मोबाइल की स्पेस है, ठीक है, वो इंक्रीज होती है अगर आप लोग उसमें से गलत चीज़ या कोई भी आप लोगों की जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, स्टोरेज होती है, उसको रिमूव कर देते हो। तो अपने ब्रेन में से भी अपनी जितनी भी प्री एग्जिस्टिंग नोशन है उनको ख़त्म करके या थिंक करके अपने बिलीव्स के बारे में सोच के कि नहीं यार ये जो हमारे माइंड में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीफ है इनको ख़त्म करके हमें कुछ नया सोचना है, हमें कुछ आगे करना है, हमें बढ़ना है, वो सब हमारे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक हो गया? तो ये फिलॉसफी जो है ये भी हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को बढ़ाती है क्योंकि ये हमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर देती है और हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। इट एलिमिनेट्स द इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस। हमारे माइंड में कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब किसी भी चीज़ के अगेंस्ट अगर हम क्रिटिसाइज़ करें किसी को या उसके खिलाफ हमारे माइंड में कोई भी बात हो तो उस कॉन्ट्राडिक्शन को रिमूव करता है
फिलोसफी के थ्रू वो रिमूव हो जाती हैं। इनहेरेंट मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग है, जो हमेशा से रहने वाले हमारे माइंड में कॉन्ट्रडिक्शंस है ना, वो रिमूव होते हैं थ्रू फिलोसफी। कैसे? बिकॉज वो क्वेश्चन कर देते हैं। अगेन फिलोसफी जो है वो हर तरह के नोशन को, जो इनहेरेंट नोशन है उनको जब क्वेश्चन करेगी तो हमारे पास अल्टीमेटली जो पहले से बातें पड़ी हुई हैं, बिलीफ पड़े हुए हैं, वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, बिलीफ, और हमारे पास नए बिलीफ जो है वो ऐड ऑन होने की कैपेसिटी हमारे माइंड में बन जाएगी। अच्छा जी, फिलोसफी प्रमोट्स फ्री थिंकिंग। यू कैन थिंक अबाउट एनीथिंग, think about anything, you can literally think about anything। आप लोग किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हो। अपने हाथों को देख के, इसकी शेप ऐसी क्यों है? लुक एट योर सेल्फ, वाई आर वी लाइक दिस? हम ह्यूमन बींग्स क्यों हैं? वाई वी हैव ब्रेन, वाई वी हैव हार्ट? ये सारी बातें आप लोगों को फिलोसफी जो है वो इसको प्रमोट करता है, इस चीज़ को। आप लोगों को इजाज़त है, आप लोग थिंक कर सकते हो फ्रीली किसी भी चीज़ के बारे में। ये सारे बातें हैं जो हमें फिलोसफी की इंपॉर्टेंस के बारे में बताती हैं। अच्छा, यहाँ तक आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को जनरल बताना चाहती हूँ ओवरऑल रिगार्डिंग योर पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना आप लोगों को, वो स्टेटमेंट एग्जामिनर ने थोड़ी इधर उधर की होती है, उसके वर्डिंग्स जो है वो उसने इधर उधर किए होते हैं, लेकिन बात वो उसमें वही पूछ रहा होता है। फॉर इंस्टेंस, ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी में से वो किसी एक ब्रांच को भी ले सकता है, ठीक है, पर्टिकुलरली फोकस वो किसी एक ब्रांच पे भी कर सकता है, और ओवरऑल भी ब्रांचेस के ऊपर क्वेश्चन दे सकता है। फिर वो साइंसेस के साथ रिलेशनशिप इसका बता सकता है, ठीक है, या फिर फिलोसफी की इंपॉर्टेंस पूछ सकता है। तो वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज कर सकता है, लेकिन बात उसके अंदर उसने वही पूछी होगी, ठीक है। ऐसा बाकी सारे पेपर्स में भी सेम होता है कि टारगेटेड चीज़ जो है वो एक ही होती है, लेकिन सिर्फ वर्ड्स इधर से उधर किए होते हैं। ओवरऑल सिंपल स्टेटमेंट्स हैं वो भी आ जाती हैं। आप लोग अगर ट्रेंड फॉलो करें फिलोसफी का तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के पास कुछ ही बनेंगे, ठीक है। बाकी जो है मॉडर्न जो है फिलोसफी, उसमें से कम पोर्शन आपका आएगा, और जो एंशियंट है उसमें ज़्यादा आ जाएगा। अच्छा, ये एक बात आप लोग माइंड में रख लें। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फिलोसफी के हमारे पास, जिस तरह मैंने एंशियंट फिलोसफी आप लोगों को बता दिया, एंशियंट में हमारे पास क्या था? ग्रीक फिलोसफी थी। फिर हमारे पास आ जाते थे मिडीवल। अब मिडीवल फिलोसफी में हमारे पास कौन से आ जाते हैं? मुस्लिम्स में हमारे पास अल्लामा इकबाल वगैरह, ये सारे जो है मुस्लिम में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी मॉडर्न में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं जी? डेवी, फोको, लियोटार्ड वगैरह, ये सारे हमारे पास मॉडर्न में आते हैं, और भी बहुत सारे। ये जस्ट मैंने फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल बताया। ग्रीक में हमारे पास एरिस्टोटल और प्लेटो हैं। ये हमारे पास ग्रीक्स में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास फिलोसफी की डिवीजन है, इस तरह से डिवाइड हुई हुई है एरा वाइज। एंशियंट टाइम्स में ग्रीक फिलोसफी थी, उसमें हमारे पास एरिस्टोटल, प्लेटो वगैरह थे। मिडीवल में मुस्लिम थे, इसमें हमारे पास अल्लामा इकबाल वगैरह हो गए। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी मॉडर्न, प्रेजेंट ज़माने में। पोस्ट मॉडर्न भी कुछ है, ठीक है। मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न इनको हम साथ लेके चलेंगे, ये एक ही में फॉल्ट करते हैं मोस्टली। डिफरेंस मैं आप लोगों को बता दूंगी जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करेंगे। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। आई होप आप लोगों की फिलोसफी जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, एंड बिलीव मी, जब आप लोग पूरा कोर्स गो थ्रू करोगे ना, तो आप लोगों को कुछ ही चीज़ें होंगी जो फिंगर टिप्स पे होंगी। तो इसको जो है आप लोगों ने, कुछ बुक्स जो है वो एंड पे मैं आप लोगों को रिकमेंडेड बुक्स नेक्स्ट लेक्चर में सजेस्ट कर दूंगी, उनको आप लोगों ने ले लेना है। उसके अलावा दिस कोर्स विल बी इनफ फॉर यू। अगर आप लोग बुक्स नहीं भी लेते ना, बुक तो जस्ट आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप लोग बहुत इन डेप्थ नॉलेज फिलोसफी का लेना चाहते हैं तो बुक को ज़रूर रीड करें, अदरवाइज दिस कोर्स विल बी इनफ फॉर यू। यू हैव टू ऐड योर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक उसकी डिस्क्रिप्शन में, वरना जो मैं बोल रही हूँ, अगर आप यही वर्ड्स सिंपली इनको आप लोग करके रिफ्रेस करके कोट कर देते हो, या फिर आप इनको ऐड कर देते हो, दैट वुड बी इनफ फॉर योर आंसर्स, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन था, इससे आप लोगों का इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ रेडी हो जाएगा और आप लोगों के रेफरेंस रेडी हो जाएंगे। बाकी जो है आप लोग
क्वेश्चन के जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। मैं साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस ईयर में रिपीट हुआ है, उसका आंसर किस तरह से फ्रेम करना है, मैंने अपने आंसर्स किस तरह से फ्रेम किए हुए हैं, वो मैं आप लोगों को इस कोर्स में दिखा दूंगी प्रॉपरली कि आप लोगों ने एक आंसर को, फिलोसफी के आंसर को आप लोगों ने फ्रेम कैसे करना है, उसको आप लोगों ने बनाना किस तरह है, टू गेन द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर। एग्जामिनर जब देखे तो वो इम्प्रेस होना चाहिए कि अच्छा इस बच्चे ने पढ़ा भी हुआ है। आप लोग उसमें बुक्स वगैरह के कोट्स जो हैं वो ऐड करोगे, फिलोसोफर को कोट करोगे, वो ऐड करोगे, और उसके बाद जब ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने, क्योंकि ये पॉइंट्स कहीं नहीं मिलते, ये पॉइंट्स कहीं भी नहीं मिलते, कि जस्ट आप लोगों को जब डेप्थ रीडिंग, आप इन डेप्थ रीडिंग करते हो किसी बुक की या फिर 2 3 4 बुक्स की, मैंने तो खैर काफ़ी की हुई है बुक्स रीड, तो इसलिए अब जाके इतना नॉलेज जो है ना फिलोसफी के ऊपर आया है। तो आप लोग इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग द बुक्स एंड ऑल, आप लोग ये कोर्स लो, इसमें जस्ट अपने वर्ड्स आप लोगों ने इनकॉर्पोरेट करने हैं डिस्क्रिप्शन में, एंड दैट्स इट, दैट वुड बी इनफ फॉर यू। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और फिलोसफी भी आप लोगों को पसंद आएगी। डू गो थ्रू द कोर्स। अल्लाह हाफिज़।